कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो यार दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सोल पर्पस ये है कि एक तो इतने दिनों बाद मैं यूट्यूब पे दोबारा आया हूँ। बीच में बिल्कुल सब कुछ बंद कर दिया था। मन ही नहीं कर रहा था, मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। बट कुछ बच्चों के डीएम आए, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि भैया उम्मीद बैच को कैसे यूटिलाइज़ करना है, इस पर 2025 में कैसे करना है, इस पे थोड़ा गाइड कर दो। सो यार ये वीडियो प्लीज़ 1.5x और 2x पे देखना। हो सकता है 15 से 20 मिनट की वीडियो हो, आई डोंट नो कितनी लंबी जाएगी। अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, बस जो कुछ-कुछ पॉइंट्स बताऊँगा उनका ध्यान रखना, उन पे ध्यान देना, उस बातों को थोड़ा फ़ॉलो करना। आई होप आपको हेल्प मिलेगी। देखो यार, उम्मीद बैच ना यार हर साल आता है पीडब्ल्यू के चैनल पे और फ्री में आता है, और जो कि एक बून की तरह है हम सभी बच्चों के लिए जिनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है बैच अफ़ोर्ड करना, या फिर वो बच्चे जो कि ड्रॉप ईयर में, स्पेशली जो ड्रॉप ईयर में हैं और जिनके लिए ये है कि जिनको रिवाइज़ करना है, वन शॉट लेक्चर्स चाहिए, उनके लिए जो उम्मीद बैच है सबसे बढ़िया चीज़ है। मैं अभी भी उसी उम्मीद बैच की बात कर रहा हूँ जो 2021 में आया था, जिसमें अलग सर ने पढ़ाया था, जिसमें सिद्दी सर ने पढ़ाया था, जिसमें एमआर सर ने पढ़ाया था, जिसमें तरुण सर ने पढ़ाया था। और इन सभी लोगों ने इतना बढ़िया पढ़ाया था उस टाइम पे ही कि वो बैच, वो लेक्चर्स जो है अभी भी उतने ही इफ़ेक्टिव हैं। क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाएँगे। सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, एंड इवेंचुअली हम 200 क्वेश्चन से फिर से 180 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आई डोंट नो एनएमसी क्या करना चाह रहा है, एनटीए क्या करना चाह रहा है, बट वी आर बैक जहाँ से हमने शुरू किया था। सो यार शुरू करते हैं सबसे पहले फिजिक्स। यार फिजिक्स में ध्यान रखना, फिजिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करता है, स्पेशली नीट के बच्चों को और स्पेशली उन बच्चों जिनके पास मैथ्स नहीं होती 11th-12th में। मेरे पास 11th-12th में मैथ्स थी तो थोड़ा-सा ईज़ी था मेरे लिए, बट स्टिल आई विल बी सेइंग कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि परेशान करता है। आपको करना क्या है? आपको लेक्चर लेना है, शांति से लेक्चर लो, 1.5x पे चला के लेक्चर लो, 2x पे चला के लेक्चर लो। साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाओ। मैं बोल रहा हूँ इसी बात को, नोट्स बनाते जाओ। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, रिवीजन लेक्चर है, तो लिखते जाओ। हो सकता है कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, उनकी ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ, या ये चीज़ मुझे नहीं आती है, या चीज़ ऐसी है कि वॉलेटाइल है मेरे लिए, या मैं पहली बार सीख रहा हूँ, उस चीज़ को ज़रूर लिखो। अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख लो। मैंने जो पुरानी वीडियो बनाई हुई है उसके मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और ये आई बटन पे भी डाल दूँगा। उसमें मैंने यही बात बोली है, इसी बात को एम्फसाइज़ किया है कि नीट की प्रिपरेशन कुछ चेंज नहीं होने वाली है। सिलेबस वही रहने वाला है, क्वेश्चन्स वही रहने वाले हैं। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो चीज़ों को, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें क्लिक करना चाहिए। मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि कुछ अपशब्द यूज़ करने हैं ना चीज़ों को याद करने के लिए, तो उनका भी यूज़ कर लो। बट ये मैटर क्या करता है, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। जितने भी चैप्टर कर रहे हो, उन सभी के ना एक फ़ॉर्मूला नोटबुक बना लो। एक छोटी-सी नोटबुक ले लो जिसमें ना मतलब ज़्यादा पेज ना हो, 100 पेज से ज़्यादा हो ही ना उसमें नोटबुक में, और हर चैप्टर के ना फ़ॉर्मूला लिखते जाओ। एक पेज में तुम्हारे सभी चैप्टर के एक चैप्टर का फ़ॉर्मूला एक पेज में आ जाना चाहिए। फिज़िक्स में ये कंपल्सरी है आपको करना। मतलब फिज़िक्स के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए रहेगा कि जब आप रिवाइज़ करोगे ना, मान लो कि आपके यहाँ 10 चैप्टर आ रहे हैं, आप पूरे 10 के 10 चैप्टर पलटाने जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने रफ वर्क कर रखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपने नोट्स लिखा होगा जो आपके लिए ऑब्वियस होगा। लेकिन इवेंचुअली क्या मैटर करेगा कि फ़ॉर्मूला आपको आता है कि नहीं आता, अप्लाई करना आता है कि नहीं आता। अगर अप्लाई कर पा रहे हो फ़ॉर्मूला तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो तो आपके रहेंगे ही, लेकिन जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, और नीट में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। मतलब मेंस और एडवांस के आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नीट में तो टुच्चे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टुच्चे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि यूं ही आंख बंद करके या फिर हवा में ओरली सॉल्व हो जाने चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। फिजिक्स में एक बात का और ध्यान रखना है आपको, कि जब आप लेक्चर ले रहे हो ना, तो टीचर जो क्वेश्चन करवा रहा है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ गया ना, तो पॉज़ कर दो उसको वहीं पे। क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो कि मैंने चैप्टर तो पढ़ रखा है ना, लेक्चर तो मेरा हो गया क्लियर, तो मैं क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करूँगा। हो सकता है आपका आंसर सही भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। तो जब आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर आपको फॉरवर्ड करके देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर आपको लग रहा है कि टीचर ने कुछ अलग तरीका बताया है, तो आप उसको अडैप्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके तरीके से आंसर सॉल्व हो रहा है और वो सही तरीका है जो कि, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोर और लेस 90% चीज़ों में, केसेज़ में सेम रहेगा। बहुत रेयर चांसेस रहते हैं कि जो कोई कोई अलग तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो आपकी इच्छा है उसको देखना ही नहीं देखना, ठीक है? फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है, उसकी समरी ज़रूर पढ़ना, उसका पॉइंट्स टू पॉइंटर ज़रूर पढ़ना। अगर समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर आपको समझ में आ रहे हैं, उसकी हर एक स्टेटमेंट समझ में आ रही है, उसका कहाँ पे ऑलवेज़ लिखा है, कहाँ पे ऑलवेज़ नहीं लिखा है, कहाँ पे मेबी, माइट भी लिखा है, और आपको केसेस समझ में आ रही, सिचुएशन समझ में आ रही है, तो आपकी थ्योरी के एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ कि थ्योरी से अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा, तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इन सभी बात को, थोड़ी छोटी-छोटी बातें हैं बट ध्यान रखना यार।
और एक चीज़ और कि यार जब चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो डीपीपी ज़रूर लगाना, उसी टाइम पे लगाना। मतलब कि आज मैं अभी मैंने लेक्चर ले लिया, एक चैप्टर मैंने उठाया, जितने घंटे का लेक्चर था मैंने लेक्चर कंप्लीट किया। मैं अगले 1 या डेढ़ घंटे या आधे से 1 घंटे भी मैं कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन मैं करूँगा उस चैप्टर के, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, मेरी मेमोरी पावर में वो रह जाए कि हाँ भाई सबकॉन्शियस मेमोरी कहीं न कहीं सेव हो जाए। इससे ना आपकी ये होता है कि जब आपकी सबकॉन्शियस में वो सेव हो जाता है, तो बाद में इवेंचुअली आपको रिकॉल करना आसान होता है। आप अगर ये करोगे कि मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर ले रहा हूँ, तो सारी चीज़ें एक साथ मगअप हो जाती हैं और दिमाग की भी एक कैपेसिटी है यार, तो उसको उतना ही दो और टाइम टू टाइम फीड करते रहो उसको, ठीक है? साथ में एक स चीज़ सजेस्ट करूँगा कि जिन बच्चों के पास अगर टैब है, तो या तो लेक्चर वो डाउनलोड कर लें, या तो अगर जिनके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, यार कोशिश करो कि लैपटॉप में देखना, अगर लैपटॉप आपके पास है प्रेफ़रेंसली, और नोटिफ़िकेशन ऑफ रहे ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो यार, ठीक है? तीसरी चीज़ और बताओ, एक अगली चीज़ ये है कि पोमोडोरो टेक्निक को फ़ॉलो करो। मैंने बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया, मतलब मैंने स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया। मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं कॉलेज लाइफ़ में आके उतना अच्छे से उसको फ़ॉलो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया था कि मैं 30 या 40 मिनट का एक टाइमर लगाता था कि मान लो 30 मिनट मैंने पढ़ा है, 30 मिनट मैं लेक्चर देखूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचने वाला, 30 मिनट मेरे इफ़ेक्टिव होने चाहिए। उसके अलावा 5 मिनट मैं एग्ज़ैक्ट 5 मिनट का टाइमर लगा कर के मैं ब्रेक लूँगा। उस 5 मिनट में कुछ दिक्कत नहीं है, मैं 5 मिनट व्हाट्सएप चलाऊँ, मैं 5 मिनट गाने चलाऊँ, मैं 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाऊँ, मैं 5 मिनट गेम खेल लूँ। बट 5 मिनट जैसे ही ओवर होंगे ना, वहीं पे बंद करके मैं जहाँ लेक्चर मैंने पॉज़ किया, तो वहाँ से मैं दोबारा देखना शुरू कर दूँगा। छोटी-छोटी बातें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब आते हैं अपन केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री का सेम अप्रोच रहेगा जो कि फिज़िक्स का होता है कि आपको लेक्चर लेना है, आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं उसमें, और जब क्वेश्चन खुद से जब आपके ट्राई हो जाए और जब सॉल्व ना हो तो देखना को टीचर का क्या तरीका था या आपका तरीका सही था या नहीं था। और सेम चीज़ करनी, जैसे मैंने फिज़िक्स में बोली बातें, वैसे ही आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में करनी है। फिज़िकल केमिस्ट्री की भी एक केमिस्ट्री की नोटबुक होनी चाहिए जो फ़ॉर्मूला, और फ़ॉर्मूला नोटबुक से क्या मतलब है कि आपकी फिज़िक्स उसमें फिज़िकल केमिस्ट्री के सारे फ़ॉर्मूलाज़ रहेंगे, उसकी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वो रहेंगे, और उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नेम्ड रिएक्शंस, सारे के सारे नेम्ड रिएक्शन, सारे के सारे जो आपके मैकेनिज़्म्स हैं, वो शॉर्ट फॉर्म में रहे ताकि आपके लिए याद करना आसान रहे। आपको नए नोट बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लेक्चर लेते टाइम उसको साइड बाय साइड लिख सकते हो कि हाँ, उसी टाइम पे मैं कंप्लीट कर लूँ, कि नहीं मुझे अलग से नहीं बनाना। मैं उसी टाइम पे इसको लिख लूँगा कि हाँ भाई, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे याद रखना ज़रूरी है। आई गेस फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको समझ में आ गया होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, टाइम 3 महीने है। आँख बंद करके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसको रट डालो। मतलब आपकी रीडिंग पावर उससे बढ़ेगी। उसका फ़ायदा क्या होता है? पहली बात तो आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी, दूसरा आपकी जो क कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, और तीसरी बात जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो वो क्लियर हो जाएँगे। और सबसे चौथी चीज़ ना, जब रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है ना, तो क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। जब क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है तो क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ जाती है, समझने की स्पीड बढ़ जाती है। और ये कहीं न कहीं बहुत माइनर सा मार्जिन होता है। ये 5 से 7 मिनट का आपको वो मार्जिन दे सकता है एग्ज़ाम में। जब आप क्वेश्चन जल्दी रीड कर रहे हो, आपको लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही है, और ये तभी होगा जब आप रीड करोगे। जब आप अभी रीड करोगे तो आप क्वेश्चन एग्ज़ाम में समझ पाओगे, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी का भी हो, लेकिन आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी। तो ऐसी बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना पंकज सर ने जो पढ़ाया हुआ है ना, मोर देन सफिशिएंट है। पर ध्यान रखना कि जब आप चैप्टर कंप्लीट करो ना, पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर लेना, पूरे लेक्चर ले लेना, उसके बाद एनसीईआरटी खोलना। मैं भी बोल रहा हूँ, पूरा लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी खोलना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और फिर रीड करना, क्योंकि आपको लगेगा कि सर ने ये टॉपिक पहले पढ़ा दिया, वो टॉपिक बाद में पढ़ा दिया, यहाँ पे एग्जांपल ये दे दिया, वैसा एग्जांपल दे दिया। एनसीईआरटी सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी टीचर जो तैयारी करवाने वाला होता है नीट की, वो एनसीईआरटी के सीक्वेंस में नहीं पढ़ाता। एनसीईआरटी की सीक्वेंस वैसे है कि किसी को भी समझ में आ जाए, इस लैंग्वेज में लिखी गई है। और फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़नी है, तब आपको लगेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितनी आसान है। मतलब इतनी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने पर्सनली परेशान किया, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसने मुझे डरा के रखा था और मेरे 2 साल सिलेक्शन होने से रोक दिया था। कहीं न कहीं एक तो एक्यूरेसी और टाइम का फैक्टर था ही, कि मेरी एक्यूरेसी नहीं आ पाई थी बायोलॉजी में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे दिमाग में थोड़ा परेशान कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, और इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि रिवाइज़ करना मुश्किल हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आप उतना ही पढ़ो जितना आपके लिए रिवाइज़ करना आसान हो, और उसको ही आप बार-बार करो। ये बात आपको समझ में आ गई आई होप। बायोलॉजी में आपको क्या करना है, बायोलॉजी में तरुण सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है। आई सजेस्ट कि अभी भी वो लेक्चर्स उतने ही इफ़ेक्टिव है, शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जो लेवल क्वेश्चन्स के अब होने लग गए हैं, जितने आसान क्वेश्चन्स होने लग गए हैं, उस हिसाब से और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि आपको टफ क्वेश्चन्स करने ही नहीं है। आपको आसान क्वेश्चन्स में आपकी स्पीड बढ़ानी है, आपको आसान क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस बन करनी है, आपको आसान क्वेश्चन में अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको जितने सिंपल क्वेश्चन दिखते हैं ना, उसको तो बस देखो कि हाँ यार, ये तो करना ही है।
टफ क्वेश्चन में आप अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, देखो कि मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उससे है कि आपकी कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जो आसान क्वेश्चन आप करोगे ना, उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका फॉर्मूला रिमेंबरिंग पावर बढ़ेगा कि हाँ यार, मैं इस क्वेश्चंस को हवा में देख के कर लेता हूँ। फिर मुझे ये डेटा दियो, ये इससे ये कट जाएगा, इसमें ये यूनिट आएगी या फिर इस टाइम का लास्ट डिजिट आएगा, और इससे बहुत छोटे-छोटे फैक्टर्स हैं जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी को आपको बायोलॉजी की एनसीईआरटी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी, ये आपको हर हालत में पढ़नी है। मतलब इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। आप इसको जितनी बार पढ़ना चाहो उतनी बार पढ़ो। अब देखो 3 महीने बचे हुए हैं। 3 महीने बचे तो आपको करना क्या है? 3 महीने में आप आज से या कल से लेक्चर देखना शुरू करो। एक सीक्वेंस से लेक्चर देखना शुरू करो। पहले एक प्रायोरिटाइज़ कर लो कि हाँ, ये जो चैप्टर्स हैं ना, ये चैप्टर्स मेरे वीक हैं। ये चैप्टर्स मेरे वीक है तो इसके लेक्चर मैं पहले देखूँगा। और मॉर्निंग में शुरू कर लो कि चलो मॉर्निंग में मैं फिज़िक्स देखूँगा, दोपहर में मैं केमिस्ट्री करूँगा। 2 से 5 मैं टेस्ट करने की कोशिश करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। 2 से 5 में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है क्योंकि आपका टाइमिंग ही 2 से 5 होने वाला है। 3 घंटे फिर से हो गए हैं, 180 क्वेश्चन फिर से हो गए हैं, तो आपकी टाइमिंग 2 से 5 होने वाली है। और फिर उसके बाद मैं रात में बायोलॉजी करूँगा या फिर आप पे चॉइस हो सकती है जैसे आपको सही लगे, ठीक है? अब आपको इसकी ये शेड्यूल डेली बनाना है, डेली के लिए करना है। आज से 40 दिन बाद मैं बोल रहा हूँ 10 मार्च के आसपास आप एक टेस्ट सीरीज़ लगाना शुरू कर दो। अगर कोई टेस्ट सीरीज़ आप फ़ॉलो कर रहे हो तो उसको ज़रूर फ़ॉलो करो, ठीक है ना? या फिर 10 से 15 मार्च के बाद टेस्ट सीरीज़ शुरू कर दो। 10 से 15 मार्च के बाद आपको हर अल्टरनेट डे पे एक टेस्ट देना है। हर अल्टरनेट डे पे आपको एक टेस्ट देना ही है। उस टेस्ट को देना है, उस टेस्ट को एनालाइज़ करना है, उस टेस्ट की गलतियाँ देखनी है। और वो गलतियों को सॉल्व करना है या एक कॉपी में लिखना है। अगर उसको आप लिख लोगे ना, आप देख लोगे ना और साथ में जब उसको रिवाइज़ कर लोगे आप, तो वो गलतियाँ आपको रिपीट नहीं करनी है। एंड दैट्स द ओनली थिंग जिससे आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होगी। ये मैं बहुत एम्फसाइज़ कर रहा हूँ इस बात को कि जो आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर जो एग्ज़ाम मोड में आप दे रहे हो 2 से 5 के बीच बैठ करके, अगर उन गलतियों को आप लिख लोगे, क्योंकि नए क्वेश्चन करके फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है जब आप उन्हीं क्वेश्चन्स को जो आपने गलत किए हैं, उनको आप सही करो या फिर अगली बार जब आए तो उनको सही करो। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है, हर हालत में ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख लिया, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। बायोलॉजी में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उस टाइम पे मार्क करो इस बात को कि एक्सेप्ट लिखा है, एक्सेप्ट नॉट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, नॉट इनकरेक्ट लिखा है, उस चीज़ को अंडरलाइन करो और फिर दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा ऑप्शन को पढ़ो। ये नहीं कि हमने पहले 2-3 वर्ड पढ़े और मैं तो इसका आंसर पता है, मैं तो सॉल्व कर दूँगा इसको। इस चक्कर में हर बार आपने क्या अपन 5 से 7 क्वेश्चन इसके बस रीडिंग के चक्कर में आपको आते हुए क्वेश्चन बस रीडिंग के चक्कर में 5 से 7 क्वेश्चन एक मिनिमम बोल रहा हूँ जो बच्चे गलती करते हैं। ठीक है? फिजिक्स में आप ध्यान रखो इस बात का कि आपको ये पहले पता होना चाहिए कि मुझे फ़ॉर्मूला याद है कि नहीं? क्योंकि अगर आपको फ़ॉर्मूला नहीं पता ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब मेरे साथ बहुत बार हुआ है, मेरे साथ टेस्ट में हुआ है, यहाँ तक कि मेरे साथ नीट में हुई है ये चीज़ कि मैं वहाँ पे जाके फ़ॉर्मूला बना रहा होता था। इसलिए मैं इस बात को एम्फसाइज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा कि फ़ॉर्मूला तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। हर एक फ़ॉर्मूला आपकी टिप्स में होनी चाहिए कि मैं आप अगर आपसे पूछूँ कि इसका क्या फ़ॉर्मूला है तो आपको याद होना चाहिए कि NIAB sin थीटा और बीना कॉस थीटा और साइन थीटा टॉर्क निकालता है या फिर क्या निकालता है। मतलब मुझे भी याद नहीं चाहिए। बट आई एम जस्ट सेइंग जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस टाइम पे क्या होता है, क्या क्वेश्चन्स होते हैं और कोई भी जो सिमिलर से फ़ॉर्मूले हैं ना, उनमें ध्यान रखो कि इसमें क्या डिफ़रेंस रखना है मुझे। इसमें क्या डिफ़रेंस था जो इसमें मतलब सिमिलर दिख रहा है ये, लेकिन कौन से केस में फ़ॉर्मूला लगा था। ये छोटी-छोटी एनालिटिकल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बायोलॉजी जब आप पढ़ रहे हो ना, जैसे एग्ज़ाम्पल वाले चैप्टर्स हैं। अगर एग्ज़ाम्पल वाले चैप्टर्स कौन से हैं कि मान लो अपने प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया या फिर इकोलॉजी में एग्ज़ाम्पल्स वाले क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखो कि मैं सबसे पहले एग्ज़ाम्पल्स याद करूँगा। मैं सबसे पहले एग्ज़ाम्पल्स याद करूँगा। कौन-सी कैटेगरी में क्या एग्ज़ाम्पल है, किसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल दे रखा है, वो मैं एग्ज़ाम्पल याद करूँगा। कि इकोलॉजी के रिलेशंस जो होते हैं वो कौन से एग्जांपल शो करते हैं, प्लांट किंगडम में एल्गी में क्या है, एल्गी में इसमें क्या है, उसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या एग्जांपल है, मैं सबसे पहले एग्जांपल याद करूँगा, उसके बाद मैं लेक्चर देने जाऊँगा। उससे क्या होगा ना, जब मेरे को टीचर लेक्चर दिलवा रहा होगा तो मुझे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, मुझे नाम भी याद आएगा उसका और मैं रिलेट भी कर पाऊँगा उसको। रेदर देन कि मैं पहली बार वो वर्ड सुनूँ वहाँ पर कि यार इसमें ये होता है और फिर मेरा सब हौच-पौच हो जाए। मुझे क्लासिफिकेशन एग्जांपल पता है ना, बस मुझे कैरेक्टरिस्टिक याद करनी है जो कि मैं लेक्चर से याद कर लूँगा। तो ये बहुत छोटी-छोटी बातें हैं। आई गेस कि ये थोड़ी वीडियो हेवायर सी हो गई है। मैं इसमें ना आगे चीज़ें पीछे कर दी है और बिल्कुल भी मैंने इस वीडियो को ना बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं किया था कि मुझे आप लोगों को ये करना है कि इस पे कुछ व्यूज़ आए या फिर ऐसा है। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहता था। इसमें 15 से 20 मिनट की ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं चाहता इसको। ये वीडियो जैसी बनी है मैं ऐसे ही इसको अपलोड कर दूँगा। इसमें कोई एडिटिंग कुछ नहीं करने वाला मैं। अब ध्यान दो यार कि एक मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनाना यार। जितनी भी आप गलतियाँ कर रहे हो ना उसको मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनाना। इस बात का ध्यान रखो मिस्टेक नोटबुक ना आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जब लास्ट में आप 15 10-10 15 दिन बचते हैं ना,
तो गलतियाँ हमारी नहीं पता होती कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, हम कैसे और बढ़ाएँ स्पीड को और कैसे एक्यूरेसी को बढ़ाएँ। तो मिस्टेक नोटबुक सबसे ज़्यादा काम आती है। मेरी मिस्टेक नोटबुक अभी भी रखी होगी, जिसे मैंने पहले पेज पे सभी टेस्ट के मार्क्स लिखता जा रहा था। टेस्ट में मेरे साथ ये हो रहा था कि नंबर 1 में बढ़ रहे थे, कि मैं कम हो रहे थे, कि मैं नंबर 1 बढ़ रहे थे, फिर कम हो रहे थे, कम हो रहे थे, बढ़ रहे थे, कम हो रहे थे, बढ़ रहे थे। ऐसे ऑसिलेशन फेज़ में चल रहा था मेरा। और इवेंचुअली जब मेरा 12 तारीख को एग्ज़ाम था और मैंने 10 तारीख को टेस्ट दिया था। 9 तारीख को टेस्ट दिया था, मेरे नंबर ज़्यादा आए थे, 10 तारीख को मैंने टेस्ट दिया था, मेरे नंबर कम आ गए थे। और तब मैंने सोचा था कि मैं 11 तारीख को अब टेस्ट नहीं देने वाला हूँ। सुपरस्टिशन पाल लिया था मैंने मन में कि क्योंकि मेरे नंबर 1 में कम और 1 में ज़्यादा हो रहे, तो अगर इस वाले टेस्ट में मेरे नंबर कम हो गए, जो मैंने 10 तारीख को दिया है, तो 11 तारीख को मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा। अब सीधा 12 तारीख को नीट का एग्ज़ाम दूँगा, जिसमें मेरे नंबर बढ़ने चाहिए। और इवेंचुअली ट्रिपल 6 मार्क्स आए थे। बायोलॉजी आपके लिए इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि फिज़िक्स और बायोलॉजी जब आपको सेम एफर्ट में ज़्यादा नंबर दे रहा है, बायोलॉजी आपको वैसे तो आपको सारी सब्जेक्ट को इक्वली मतलब उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना वो डिज़र्व करता है। फिज़िक्स अगर ज़्यादा टाइम माँगता है तो ज़्यादा टाइम देना है आपको। केमिस्ट्री अगर उतना एक लिमिटेड टाइम माँगता है अलग-अलग सेक्शन में तो देना है आपको। बायोलॉजी अगर आपका कम वीक है तो आपको टाइम देना है, या फिर आपको वो जल्दी हो जा रहा है तो उतना टाइम जो डिज़र्व करता है वो देना ही है। लेकिन अगर बायोलॉजी आपको 1 क्वेश्चन के 4 नंबर दे रहा है, फिज़िक्स आपको 1 क्वेश्चन के सेम 4 नंबर दे रहा है, इवेंचुअली आपके वो 720 में से काउंट होने वाले हैं। मेरे 666 में मुझे ये नहीं कोई पूछने वाला है कि आपके फिज़िक्स में ज़्यादा नंबर आए थे, क्या बायो में ज़्यादा नंबर आए थे। क्योंकि इवेंचुअली 666 कॉमन तो होगा, उसी से मेरी रैंक डिसाइड होगी। देन आई विल मेक श्योर कि मेरी बायोलॉजी में तो एक्यूरेसी 100% रहे। 100% मेरी भी नहीं थी, मेरे 355 नंबर आए थे और मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि इसमें बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ला सकते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट एनालिटिकल थिंकिंग पे मजबूर करता है, और इन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं ना, तो केमिस्ट्री पैदा होती है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगी यार। देखो एक चीज़ साथ में और मैं बताना चाहूँगा कि एनटीए के जो पेपर अगर आप लोग कोई भी प्रैक्टिस करना चाहता है और आपको किसी को पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके एनटीए के पेपर को बनाया है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट अवेलेबल है। वो क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप क्वेश्चंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्स में दे दूँगा, मैं वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसके आंसर चाहिए तो उसके 5 से 10 से 20 रुपए या अंडर ₹100, इससे ज़्यादा किसी बंडल का भी चार्ज नहीं है। अगर आपको लेना हो तो आप प्रेफरेबली जा कर के लो बहुत अच्छे से। मैं उस चीज़ के लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों किसी को लग रहा है कि मुझे एनटीए के क्वेश्चंस जो हैं या जो एनटीए का ऐप है मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, वो मैं कर लूँ। मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो। टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ जब तक आप जॉइन नहीं करोगे, आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ एग्ज़िस्ट करते हो, आप कहाँ लाई करते हो उस पूरी रैंक में, या फिर मार्क्स आपके कहाँ आ रहे हैं, आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। इन सभी बातों का ध्यान रखो यार। 3 महीने बचे हुए हैं, लग जाओ। देखो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और इस चीज़ को हम नकार नहीं सकते, यही रियलिटी है हमारी। और आगे कितना कंपटीशन बढ़ने वाला है, इस साल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आप अपनी मेहनत पे बिलीव करो। मेरा यही टाइम था जिस टाइम पे मैंने शुरू किया था, दिन-रात एक करना जब होता है ना, मुझे पहली बार फ़ील हुआ था वो चीज़ कि हाँ, मैं दिन के 12-16 घंटे पढ़ाई कर पा रहा हूँ, और 12-16 घंटे मतलब 12-16 घंटे कि मैं फ्रेश हो रहा हूँ, उस टाइम पे भी मैं कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, उस टाइम पे भी कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, उस टाइम पे भी कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ, और उसके अलावा मुझे कुछ और नहीं दिख रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। स्पेशली मैं उन बच्चों को ये बात सजेस्ट करूँगा जिनके ड्रॉप हो चुके हैं। आई होप यार ये आपके लिए लास्ट मौका हो और इस मौके में आप कर जाओ। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।